बॉन्डिंग की नीड क्यों है? तो इनिशियल कंसेप्ट कोसल लुईस का क्या था कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 18 है। ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बॉन्ड नहीं बनाते, डू नॉट, जनरल केसेस में डू नॉट फॉर्म बॉन्ड्स। ये बॉन्ड नहीं बनाते। इसका मतलब कोसल लुईस ने कहा ये सारे एलिमेंट्स काफी स्टेबल होंगे, और उसने एक बात करी कि स्टेबल हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है NH2 NP6 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सबकी स्टेबल या ये कहूँ लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी एक्सट्रीमली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। समझे? लो एनर्जी या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये हर एलिमेंट, बाकी के एलिमेंट हमेशा ये बनना चाहते हैं, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं, और ये करते हुए वो बॉन्ड बनाते हैं। यानी जब ये वाले एटम ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं तो ये करते हुए क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो ये इनिशियल कंसेप्ट था। ठीक है? जब भी एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचेगा तो हमेशा क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड हमने पढ़े दो तरह के हो सकते हैं, एक आयनिक और एक कोवेलेंट। आयनिक या जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट भी कहते हैं, समझे? ये कैसे बनते हैं? ये ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर जनरेशन ऑफ आयन्स होता है। और फोर्स इन आयन्स के बीच में है, इसीलिए इसका नाम आयनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के बीच में बनेगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज वो स्पीशीज हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में बनेगा। ठीक है? इलेक्ट्रॉन रिच वो हो गई वैसा एटम जो अपने नियरेस्ट नोबल गैस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है। कीवर्ड यहाँ पर नियरेस्ट नोबल गैस है। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 3s1, ये बीच में लाया करता है आर्गन के और नियोन के। आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p6, इसकी होती है 3s2 3p6। तो यहाँ पे नियरेस्ट इसका नोबल गैस आर्गन है, तो आर्गन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच। वहीं क्लोरीन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन आती है 3s2 3p5, तो ये इससे नियर है, इससे कम इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इन जनरल टर्म मेटल और नॉन मेटल, मेटल हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, नॉन मेटल हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। ये बेसिक आइडिया है। अब जैसे सोडियम और क्लोरीन की बात करें, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है। देखिए, सोडियम बड़ा एटम, क्लोरीन छोटा एटम, क्योंकि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है उसी पीरियड में, पीरियड थर्ड। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो नियॉन वाली हो गई। इसने इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो इसकी आर्गन वाली हो गई, यानी इसकी हो गई 3s2 3p6, इसकी हो गई 2s2 2p6, यानी दोनों ने वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। अब हुआ ये कि ये कैटायन बन गया, ये एनायन बन गया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये बॉन्ड बन गया। ये क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग। अब अगर साइज की बात करें तो ये बड़ा साइज, इसकी साइज क्लोरीन से बड़ी होगी। इलेक्ट्रॉन बूस्ट किया, कैटायन बना, तो कैटायन की साइज इससे छोटी होगी। ये एनायन बना, इसकी साइज से बड़ी होगी, तो ये बड़ी हो गई, साइज फूल गया, ये छोटा हो गया। और इसमें
Na+ की साइज Cl- से क्या हो जाएगी, बड़ी। Cl- की साइज छोटी हो जाएगी। Na की साइज बड़ी थी लेकिन Cl- की साइज बड़ी हो गई यहाँ पर, और इनफैक्ट ये इसका डबल हो जाता है, 2:1 का रेशो होता है नियरली, समझे। और इनके अंदर ये मिनिमम इंटर आयनिक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। ठीक है। अब क्या आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन तभी होती है जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं। तो कई ऐसे केसेस है जहां मेटल और नॉन मेटल आप मिला भी दोगे तो भी कई बॉन्ड नहीं बनता। इसका मतलब इसके अंदर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होना जरूरी है, और वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए पढ़ने के लिए हमें जरूरी है बॉन्ड नेबर साइकिल। तो एटॉमिक जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो कौन कौन सी एनर्जी रिलीज होती है। जो मेटल सॉलिड है वो पहले गैस में कन्वर्ट होता है, ये गैस फिर आयन में कन्वर्ट होता है। तो हमें यहाँ पर देनी पड़ती है सब्लिमेशन एनर्जी, यहाँ देनी पड़ती है आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर यहाँ जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आधा दोगे तो आपको क्लोरीन एटम मिल जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डालोगे, मिलेगी, तो ये Cl- मिल जाएगा। दोनों में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये मिलकर सॉलिड बनाएंगे, इसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। सब्लिमेशन एंथैल्पी जो है वो एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है, लेकिन ये वाली एनर्जी क्या है? एक्सोथर्मिक। और ये वाली एनर्जी क्या है? एक्सोथर्मिक। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ हेस्लो एप्लीकेबल होगा, तो ये एनर्जी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस के बराबर होनी चाहिए, है ना। और हम सब जानते हैं बॉन्ड बन रहा है, और अगर बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, दे शुड बी रिलीज ऑफ एनर्जी। नहीं, या ऐसे भी देख सकते हो कि डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसकी एंट्रोपी Na सॉलिड है, गैस है, ये सॉलिड है यानी गैस कम हो रही है, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों का सम ये वाला आएगा। तो एनर्जी रिलीज तभी हो सकती है जब जो एक्सोथर्मिक एनर्जी है, ये वाली एनर्जी प्लस ये वाली एनर्जी, इन तीनों एनर्जी से बड़ी हो। आया ना? अरे आया या नहीं आया? इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इनसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये बन गया एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर आयनिक बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन मेटल प्लस नॉन मेटल तो है ही, एक तो ये कंडीशन हो गई, और एक कंडीशन क्या हो गई कि लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के सम से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारी एसेंशियल कंडीशंस हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की। क्या समझ में आई? आया ना? अरे समझ में आया या नहीं आया? यस। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और हम कहते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल है। क्या मतलब है नॉन डायरेक्शनल का? तो यहाँ देखें, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अभी। अगर मैं यहाँ पर Cl- लगा दूँ तो यहाँ पे लगने लग जाएगा, या यहाँ पे Cl- लगा होगा उसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ जो Cl- लगा होगा उसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। इसे कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। इससे होता ये है कि अब ये एटम है तो दूसरा Cl- यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ सोडियम आयन आ जाएगा, ऐसी पैकिंग होती जाएगी। यहाँ पे Cl- आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे Cl- आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा,
ऐसे ही इसके पीछे भी आ जाएगा, यानी हर सोडियम 6 क्लोराइड से सराउंडेड होता है। इसी तरह से हर सोडियम आयन, हर हर क्लोराइड आयन ऐसे ही 6 सोडियम आयन से सेपरेट होता है। और जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो याद होगा CCP पैकिंग बनती है नहीं बनती है, जहाँ हर क्लोराइड 6 Na+ से ज्वाइंट है, सराउंडेड है, जहाँ 6 Na+, एक Na+ 6 क्लोराइड से है, क्योंकि याद करो एक दूसरे के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होती है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? Na+ को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बताते हैं और इसको CCP पैकिंग में बताते हैं। तो हर Cl- 6 Na+ से और हर Na+ 6 Cl- से सराउंडेड है। क्या क्लियर है या नहीं है? क्या क्लियर है? तो ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। ये कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में, क्योंकि कंडक्शन क्यों होता है? चार्ज कैरियर की वजह से। यहाँ कोई चार्ज कैरियर है ही नहीं, सॉलिड स्टेट में अपनी जगह फिक्स्ड है आयंस, समझे? दे आर गुड कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल आयंस प्रेजेंट हो गए नहीं हो गए, आयनिक मोबिलिटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, समझे? इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है? ये जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये गैस या लिक्विड में नहीं होते। अब आता है फजान्स रूल। हमने ये देखा कि आयनिक बॉन्ड, वो कहता है कि आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कहने का मतलब दो एक्सट्रीम्स हैं, आयनिक बॉन्ड ये रहा, कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा। यानी यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये 100% आयनिक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 100% कोवेलेंट है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस, या ये मैं कहूँ ये एक बुकिश केसेस हैं। एक्चुअल में कोई भी बॉन्ड जो बनता है किसी का, वो इनके बीच में बनता है। किसी में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कहने का मतलब दोनों कैरेक्टर एक दूसरे में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। यानी एक्चुअल सेंस में सारे मॉलिक्यूल्स इस कंडीशन में होते हैं, ना कि इस कंडीशन में। ऐसा क्या है, आयनिक बॉन्ड इन टर्म्स नॉन डायरेक्शनल होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। और मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी बॉन्ड 100% नॉन डायरेक्शनल है या 100% डायरेक्शनल है, उसके अंदर हमेशा इन बिटवीन होता है। तो जैसे जैसे आयनिक बॉन्ड में डायरेक्शनल नेचर आने लगता है, वो आयनिक होना, वो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में नॉन डायरेक्शनल नेचर आना शुरू होता है, वो आयनिक होना शुरू हो जाता है। क्या बात क्लियर है? ये एटम या आयन, कैटायन, एनायन आपस में अप्रोच करते हैं, तो आइडियल केस में क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। ये जैसी इनकी साइज थी या जैसा इनका ओरिएंटेशन था, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। लेकिन एक्चुअल सेंस में होता ये है कि कैटायन के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, तो इसका जेड इफेक्टिव इसके जेड इफेक्टिव से कई ज़्यादा होता है, जिससे इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करने लगता है, खींचने लगता है अपनी तरफ। और ये ऐसा होने की बजाय कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ ऐसे खींचे जाते हैं और न्यूक्लियस कहीं पीछे रह जाता है। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। यानी यहाँ के कैटायन बेसिकली पोलराइज कर रहा है, और इस पोलराइजेशन से कौन सा नेचर आ गया, डायरेक्शनल नेचर। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ कैटायन लगा तो उनके बीच में उतना अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, उनके बीच में रिपल्शन पड़ जाएगा। इसका मतलब अब ये नॉन डायरेक्शनल हो गया, या इसमें कहूँ नॉन डायरेक्शनल नेचर आ गया। जैसे जैसे ये नेचर बढ़ता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा।
क्या ये बात समझ आई? ठीक है, जैसे ये, तो इसमें कोवेलेंट नेचर कैसे हो जाएगा? जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, यानी एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, ये किस पे डिपेंड करेगा? इसकी पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा ये पोलराइज कर सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? कितना इजीली ये पोलराइज हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, यानी एबिलिटी ऑफ एनायन टू अंडरगो पोलराइजेशन। ऑब्वियसली बात है, पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करेगा? इसके जेड इफेक्टिव पे। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। और ये डिपेंड करेगा इसके जेड इफेक्टिव के इनवर्स से। इसके अंदर इसका जेड इफेक्टिव जितना कम होगा, उतना आसानी से पोलराइज हो जाएगा। जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके चार्ज पे। जितना चार्ज इसका ज्यादा होगा, उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। और चार्ज क्योंकि कैटायन है, यानी मैंने कहा इसकी पोलराइजिंग पावर किससे डायरेक्टली रिलेटेड होगी? पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, और साइज के इनवर्सली रिलेटेड होगी। जितना साइज छोटा, उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करेगी इसके नेगेटिव चार्ज पर, डायरेक्टली रिलेटेड होगी। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतना इसका जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो पोलराइजेबिलिटी नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा साइज होगा, उतनी आसानी से पोलराइज होगा। हाँ, है ना? जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एन आयन, एंड सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एन आयन और चार्ज ऑफ साइज ऑफ एन आयन। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक और बात देखी जाती है कि जो आयन जिनके अंदर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल, लास्ट शेल में, उनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो एनडी है इसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक सूडो नोबल, ये नोबल, और इसके बीच में जो हो जाएगी वो नॉन सूडो नॉन नोबल कॉन्फ़िगरेशन। इसका सबसे, क्योंकि डी का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, तो इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि पोलराइजिंग पावर सूडो नोबल गैस की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नोबल गैस। इसके बीच में नॉन सूडो नोबल गैस, नॉन नोबल गैस, ये पोलराइजिंग पावर कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। आया या नहीं आया? नॉन सूडो, आया? एग्जाम्पल, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इनकी पोलराइजेबिलिटी एनाइन की सेम है।
कैटायन डिफरेंट है तो क्या देखना होगा? पोलराइजिंग पावर। ये लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब में प्लस चार्ज है, सबकी NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये दोनों चीजें हो गई। साइज की बात हो गई, लिथियम छोटा, सोडियम और बड़ा, पोटेशियम और बड़ा, रुबिडियम और बड़ा, सीजियम और बड़ा, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम हो जाएगी, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा। लिथियम क्लोराइड का कोवेलेंट, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। आया? इसका कौन बताएगा? आंशिका। आंशिका। अंशिका गुड मॉर्निंग। बढ़िया है। हाँ सुबुल। सर इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा NaCl का होगा, देन MgCl का, देन AlCl3 का। तो कैसे, क्यों? सर इसके अंदर क्लोरीन देख लिया ना हमने कि क्लोरीन जो है जो पोलराइज बाय द वे, जो, नेगेटिव आयन हमेशा आइड होता है, तो ये क्लोराइड है, क्लोरीन नहीं है। हाँ सॉरी सर, वो क्लोराइड आयन जो है, हाँ। तो उसके अंदर MgCl2 में 2 है और AlCl3 में 3 है, तो इसके सॉरी ओ तेरी, सॉरी नंबर ऑफ सर, आयन, नंबर ऑफ आयन, नहीं नंबर सर, ऑफ। चार्ज देखेंगे पहले, चार्ज देखेंगे। हाँ दीदी बताओ आप। सर इसके अंदर हम पहले वो देखेंगे, जैसे यहाँ पे Na है तो यहाँ पे 9 सेम है, तो फिर हम पोलराइजिंग पावर से देखेंगे। और यहाँ पे Na प्लस है, Mg2 प्लस है और Al3 प्लस है, तो फिर ये चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज Al+3 का है, तो फिर उसका सबसे कम होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, और फिर MgCl2 का होगा, फिर NaCl का होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा इसका, इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा हो गई। जैसे पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो इसका सबसे ज्यादा, उसका कम होगा और NaCl का ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, कम होगा भाई? इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ। यस सर, वो आयनिक और उसमें कोवेलेंट में कंफ्यूजन हो गई थी। हाँ जी। अगला, आस्था। सर इसमें हमारा केटायन तो सेम ही है, सोडियम। तो इसमें हम जो हमारे एनायन है उससे कंपेयर करेंगे, तो हम इसमें साइज से कंपेयर कर सकते हैं। आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा होता है, तो उसका जो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। हाँ जी, I- का साइज बड़ा है तो पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। हम्म, इसका प्राशा, प्रिशा। सर इसमें हम दोनों से कंपेयर करेंगे, तो इसमें आयोडाइड का साइज सबसे ज्यादा है एंड लिथियम आयन का साइज सबसे कम है, तो फर्स्ट वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, देन Na वाले का, देन KCl एंड देन RBF। पोलराइजिंग पावर इस ऑर्डर में है, पोलराइजेबिलिटी, सॉरी पोलराइजेबिलिटी इस ऑर्डर में है, पोलराइजिंग पावर इस ऑर्डर में है। दोनों से ही कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो ओवरऑल कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। हाँ जी, कौन बताएगा ये?
हाँ जी, हाँ तनिष्का सेठी। सर इसमें हम साइज से देखेंगे, इसमें भी I माइनस का साइज सबसे ज्यादा है, तो पोलराइज पोलराइजिंग वो सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए AgI का सबसे ज्यादा होगा। पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यस सर। इसमें वान्या। सर इसमें CuCl की सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो फिर उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी NaCl से। बिल्कुल सही। इसके अंदर वृंदा। सर इसमें नेगेटिव चार्ज Cl3 का ज्यादा होगा। Cl3 का नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अब तेरी नहीं, एक मिनट। Cl3 क्या चीज होती है बाय द वे? तो मतलब 3Cl माइनस। तो इससे देखा जाता है। नहीं, पोलराइजेबिलिटी तो साइज ऑफ 1/, नेगेटिव चार्ज से देखा जाता है। तो नेगेटिव चार्ज तो बराबर है, हर आयन पे सेम ही तो है नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ आयन से क्या लेना देना है? नंबर ऑफ आयन से तो कोई लेना देना नहीं। Yes, sir. क्या मैंने कोई बताया है यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस के बारे में? No, sir. फिर तुम क्यों बोल रही हो? हाँ गुरकीरत। गुरकीरत। आ रही है आवाज? अब आ रही है। यस सर, FeCl3+ का ज्यादा होगा, FeCl3 का ज्यादा होगा FeCl2 से, बिकॉज Fe यहाँ पे Fe का यहाँ पे Fe+3 में होगा और Fe+2 में होगा वहां पे। तो इससे क्या फर्क पड़ा? तो सर वहां पे Fe का हमारा चार्ज ज्यादा हुआ 3+ में, तो सर चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैटायन। बिल्कुल। इसकी हम एप्लीकेशन देखें तो पहली बेसिक एप्लीकेशन क्या है? एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का एसिडिक या बेसिक नेचर हम लोग सब जानते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि कॉमनली नॉन मेटल्स का एसिडिक ऑक्साइड होती हैं और मेटल्स की बेसिक ऑक्साइड होती है। ये बेसिक आइडिया तो ये है। लेकिन मेटल्स के अंदर, यानी कहना क्या मतलब, नॉन मेटल्स क्या होती है? कोवेलेंट कैरेक्टर वाली होती है, और नॉन मेटल्स के अंदर आयनिक कैरेक्टर वाली होती हैं। तो आयनिक कैरेक्टर वाली बेसिक होंगी और कोवेलेंट कैरेक्टर वाली एसिडिक होंगी ऑक्साइड्स। जैसे Na2O है तो बेसिक है, और अगर मैं CO2 की बात करूं तो एसिडिक है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। मेटल्स के अंदर भी जिनके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मेटल्स के अंदर जिनके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, वो तो एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड बनाएंगी,
लेकिन जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा वो एसिडिक की तरफ भागेगा। क्या बोला मैंने बोला मेटल्स के अंदर भी अगर मोर आयनिक कैरेक्टर है तो बेसिक ऑक्साइड होगी, और मोर कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ भाग रहा है तो एसिडिक ऑक्साइड होगी। क्योंकि हम जानते हैं ऑक्साइड एसिडिक तब होती है जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, बेसिक तब होती है जब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास FeO है और Fe2O3 है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर FeO का ज़्यादा है, कम है एज कम्पेयर टू Fe2O3, तो इसका जो बेसिक नेचर होगा वो FeO का ज़्यादा होगा, Fe2O3 का कम होगा। क्या आया या नहीं आया? जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास MnO है, मेरे पास Mn2O3 है, मेरे पास MnO2 है, मेरे पास Mn2O7 है, तो अगर देखो तो ऑक्सीजन सब में सेम है। मैग्नीशियम यहाँ पे +2 है, मैग्नीज यहाँ पर +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे मैग्नीज +4 है, यहाँ पे मैग्नीज +7 है। तो चार्ज बढ़ रहा है मैग्नीज आयन पर, तो हम ये कह सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा और एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। इनफैक्ट ये दोनों ऑक्साइड तो बेसिक ही होती है, यानी बेस बना के देती हैं। इसकी ऑक्साइड एसिडिक होगी और ये वाली ऑक्साइड एसिडिक होगी, जबकि ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है। याद करो ट्रांजिशन एलिमेंट में भी हमने ऐसा पढ़ा। अरे आया या नहीं आया? समझे? फिर आता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हीट करें तो ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में टूटता है या नहीं टूटता, इसको थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। इसको थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। जैसे CaCO3 है, इसको हीट किया तो CaO + CO2। तो दो तरह के मेटल्स एनायन के साथ में कंपाउंड बनाता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ में बनाया, जैसे क्लोरीन के साथ में बनाया, जैसे ब्रोमीन के साथ में बनाया। एक होता है जैसे कार्बोनेट के साथ में बनाया, सल्फेट के साथ में बनाया। इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पे एनायन जो है वो मोनो एटॉमिक है। क्या फर्क है? एनायन जो है वो मोनो एटॉमिक है और यहाँ पे एनायन जो है वो पॉली एटॉमिक है। यानी ये एनायन एक से ज्यादा एटम से बन रहा है, ये एनायन एक से ज्यादा एटम से बन रहा है, ये वाला एनायन एक ही एटम से बन रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हो गए सल्फेट अगर कोई हो गया, कार्बोनेट अगर कोई हो गया, नाइट्रेट कभी अगर कोई हो गया, नाइट्राइट कभी हो गया, परऑक्साइड कभी हो गया, सुपर ऑक्साइड कोई हो गया। देखो ये 5 एटम से बन रहा है, ये 4 एटम से बन रहा है, ये 4 एटम से बन रहा है, ये 3 एटम से बन रहा है, ये 2 एटम से बन रहा है, ये 2 एटम से बन रहा है। यहाँ पे हो गया जैसे क्लोराइड हो गया, जैसे ब्रोमाइड हो गया, जैसे आयोडाइड हो गया, जैसे नाइट्राइड हो गया, जैसे सल्फाइड हो गया, जैसे ऑक्साइड हो गया, ये सारे मोनोएटॉमिक। इसके यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक कैरेक्टर से। जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि इसके यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होती है लैटिस एनर्जी से। जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतना ज्यादा होगा। समझे? इसका फर्क आता है आयनिक कैरेक्टर से, इसका फर्क आता है लैटिस एनर्जी के। आयनिक कैरेक्टर तो फजांस रूल से देखते हो और ये देखते हो। लैटिस एनर्जी कैसे देखोगे? तो लैटिस के बीच में एनर्जी कैसे देखोगे? Z इफेक्टिव से।
अगर कैटायन की बात कर रहे हैं तो छोटा साइज होगा, मोर चार्ज होगा। एनायन होगा तो इसमें भी छोटा साइज होगा और मोर चार्ज होगा। जितना छोटा साइज, चार्ज जितना ज्यादा, उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा। क्या यहां तक समझ में आया या नहीं आया? न्यूट्रल आयन मोनोएटॉमिक हो गए, जैसे कि ये पॉलीएटॉमिक हो गई। ये मोनोएटॉमिक में डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी पे। लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज ऑफ आयन, चाहे कोई भी आयन हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज से। समझे? जैसे अगर मेरे पास ये था, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक है, इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा? तो हम सब जानते हैं लिथियम की पोलराइजिंग पावर सोडियम से कम होती है, ज्यादा होती है, सोडियम से पोटेशियम से ज्यादा होती है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आयनिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। ये थर्मली कम स्टेबल होगा, ये थर्मली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बल्कि इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि ये डिकम्पोज ही नहीं हो पाते, और इसलिए आराम से इसमें चेंज हो जाता है। इसकी जगह इसकी बात करूं तो ये मोनोएटॉमिक एनायन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे Li+ है और O2- है। साइज ऑक्सीजन का सबके लिए सेम है, लेकिन Li+ का चार्ज सेम है, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर। तो लैटिस एनर्जी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। मतलब इसमें क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। जैसे ये, यानी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर कम। Li2CO3 में ये सबसे कम थर्मली स्टेबल, Li2O में ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल। अरे आया या नहीं आया? सर एक बार ये लैटिस एनर्जी वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो। Li+ है और O2- है, Na+ है और O2- है, K+ है और O2- है। इनके बीच में लैटिस कब अच्छा बनेगा? जब इसकी चार्ज डेंसिटी और इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी इसका Z इफेक्टिव, इसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा। इन सब में Z इफेक्टिव सेम है। इनके Z इफेक्टिव की बात करूं तो Z इफेक्टिव किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज इन दोनों में सब में चार्ज सेम है, लेकिन लिथियम की साइज सबसे छोटी है, तो Z इफेक्टिव सबसे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इन दोनों का लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, और अगर लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके सर। समझे? उसके बाद बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर से। कलर की इंटेंसिटी कैसे देखी जाती है? कलर कैसे देखा जाता है? कलर देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी देते हैं तो एक्साइट होता है, एक्साइट होकर वापस आता है। जब वापस आता है तो फोटोन देता है हमें, और फोटोन अगर विजिबल रीजन में है तो कलर दिखता है। ठीक है? और इंटेंसिटी डिपेंड करती है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ ज्यादा तो इंटेंसिटी कम, सॉरी, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से होती है। तो अगर मैं बात करूं AGI की,
अगर मैं बात करूं कोई कोवेलेंट है कोई आयनिक है, कोवेलेंट होगा तो उसके अंदर एनर्जी यानी फोर्स कम लग रहा होगा तो डिफरेंस इन एनर्जी कम होगा, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा तो डिफरेंस इन एनर्जी ज्यादा होगा शेल्स में। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा और जब डी एक्साइट होगा तो लेस एनर्जी देगा। लेस एनर्जी का मतलब मोर वेवलेंथ हो गई, मोर वेवलेंथ का मतलब मोर इंटेंसिटी, यानी जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी इंटेंसिटी ज्यादा। तो AgI है, AgBr है, AgCl है। यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर अगर कोवेलेंट कैरेक्टर देखो तो डिक्रीज कर रहा है। इसका सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर तो इसके अंदर कलर की इंटेंसिटी ज्यादा, इसका सबसे कम तो कलर की इंटेंसिटी कम, तो ये बिल्कुल येलो होता है और ये बहुत लाइट येलो होता है या कलरलेस होता है, ये पेल येलो होता है। समझे? जैसे आपने पढ़ा था FeO, Fe2O3, Fe2O3 रस्ट है, जंग है, क्या कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का। ये जनरली व्हाइट कलर का होता है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कुछ ढंग का रिवीजन हुआ है? चलो कोवेलेंट कैरेक्टर बाद में करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। या कल की नहीं क्लास रखते, परसों रखेंगे, कल तुम्हारी वैसे ही 9 बजे से क्लास है। ओके। एसिड नेचर और बेसिक नेचर पर दिखा दो स्लिप में। क्या कह रहे हो? एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर पढ़ा था ना ऑक्साइड का। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, उसका स्क्रीनशॉट लेना था एक बार। ये लो। ये स्क्रीनशॉट ले तो रहे हो लेकिन भैया लिख भी लेना। हो गया? थैंक यू सर। ठीक है भाई, ओके बच्चों।